हेलो बच्चों, नमस्कार। गुड मॉर्निंग। क्या हाल चाल हैं सभी के? उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे। और बच्चे, पढ़ाई भी आप लोगों की बढ़िया चल रही होगी। तो चलिए भाई, आज अपना नया चैप्टर शुरू करते हैं। और ये जो चैप्टर होगा, ये अपने आप में तो इम्पोर्टेंट है ही है। आने वाले दो चैप्टर्स के लिए भी ये चैप्टर थोड़ा सा ज्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है, क्योंकि इस चैप्टर के बाद सीधा हम स्विच करेंगे अर्थमेटिक की तरफ, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे टाइम एंड वर्क, समय कार्य। और समय कार्य में हमें एलसीएम की थोड़ी सी ज्यादा जरूरत पड़ती है, टोटल वर्क निकालने में, कुल कार्य निकालने में। तो वहां एलसीएम हमें नया ना लगे, है ना। तो इसीलिए इस चैप्टर को पहले पढ़ गए और फिर हम उधर चले जाएंगे। तो आपका कितने चैप्टर्स हो चुके हैं? नंबर सिस्टम हो चुका है, उसके अंदर पांचों चैप्टर नंबर सिस्टम के जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं आपके। आपका सरलीकरण हो चुका है, आपका सर्ड सिंडेसिस घातांकरणीय हो चुका है ना। एलसीएम एचसीएफ अब हो जाएगा आपका। ये वाला पार्ट एंड होकर यहां से केवल मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति बचेगा एडवांस मैथ से। और फिर हमारा हम अब इसके बाद चलेंगे अर्थमेटिक, सारा घूमकर अर्थमेटिक से फिर हम आ जाएंगे मेंसुरेशन पे, और उस टाइम पर आपका सिलेबस जो है एंड हो जाएगा। बात अगर मैं अर्थमेटिक की करूं, तो सारे चैप्टर्स छोटे छोटे हैं। दो तीन चैप्टर्स हैं जो थोड़े से ज्यादा टाइम लेंगे, लाइक आपका प्रॉफिट लॉस, आपका टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। ये दो तीन चैप्टर हैं जिसमें थोड़ा सा ज्यादा टाइम लगेगा। परसेंटेज हो गया, है ना। बाकी तो चैप्टर ऐसे हैं जिनमें 4 क्लास या 5 क्लास मैक्स टू मैक्स। तो ये चैप्टर भी अच्छा है और थोड़ा सा ना बड़ा भी है। एलसीएम एचसीएफ हालांकि सब लोग छोटा बोलते हैं, मैं कहूंगा ये थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, क्योंकि इसमें समझने वाली चीजें ज्यादा हैं। तो लगभग लगभग अगर मैं आपसे कहूं तो 4 क्लास आपकी एलसीएम एचसीएफ में होंगी। आज की क्लास को इंक्लूड करके 4 क्लास आपकी इस चैप्टर में होंगी, और चारों की चारों बड़ी जबरदस्त, बड़ी धमाकेदार होने वाली हैं। तो चलिए भाई, शुरू करते हैं बिल्कुल बेसिक से। एलसीएम एचसीएफ नाम ऐसा है कि हर बच्चे ने सुना होगा कि एलसीएम एचसीएफ, एलसीएम ले लो इसका, इसका एचसीएफ ले लो। तो उसको आज थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। अगर मैं आपसे कहूं एलसीएम, ठीक है, एलसीएम की फुल फॉर्म क्या होती है भैया? एलसीएम की फुल फॉर्म होती है लीस्ट लीस्ट कॉमन। एल फोर लीस्ट, सी फोर कॉमन, और लास्ट में M4 क्या होता है? मल्टीपल। मल्टीपल। अभी मैं फुल फॉर्म निकल लिखवाऊंगा, उसके बाद एक टेक्निकल वर्ड पढ़ेंगे हम और फिर आगे चलेंगे। लीस्ट कॉमन मल्टीपल। बच्चे, आपको इतनी अंग्रेजी तो आती है, जरा मुझे लीस्ट का मतलब बताना क्या होता है? लीस्ट, लीस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा। सबसे छोटा, सबसे छोटा, सबसे छोटा होना चाहिए। कॉमन का मतलब क्या होता है? मान मान लो कोई एक बंदा है सूरज, वो मेरा और तुम्हारा कॉमन फ्रेंड है। कॉमन फ्रेंड का मतलब वो मेरा दोस्त भी है और तुम्हारा दोस्त भी है। तो कॉमन का मतलब होता है समान। क्या होता है? समान। समान। और मल्टीपल का मतलब क्या होता है? मल्टीपल का मतलब तो अभी हम पढ़ेंगे। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? इसको हिंदी में बोलते हैं गुणज। नाम से ही क्लियर है, नाम से ही क्लियर है ना। तो अगर मैं HCF की फुल फॉर्म आपको बताऊं, HCF का मतलब क्या होता है? हाईएस्ट, हाईएस्ट। और C4 कॉमन, C4 कॉमन। और F का मतलब क्या है? फैक्टर, फैक्टर, है ना। हाईएस्ट का मतलब क्या होता है बच्चे? सबसे बड़ा, सबसे बड़ा। कॉमन का मतलब क्या होता है? समान। और फैक्टर का मतलब तो अभी हम पढ़ेंगे, ये पढ़ लिया हमने वैसे, गुणनखंड हमने पढ़ लिया, पूरा चैप्टर ही हमने पढ़ा है, पूरा चैप्टर ही फैक्टर का हमने पढ़ा है ना। तो यहां पर आपको दो वर्ड नए दिख रहे हैं। देखो, आपके लिए लीस्ट और हाईएस्ट कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये आप समझ गए क्या है। आपके लिए कॉमन वर्ड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप समझ गए क्या है। बात आती है सर इन दोनों, फैक्टर भी आपको पता है, लेकिन इन दोनों वर्ड्स को हम एक साथ पढ़ेंगे अब।
कि इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है, इनका मतलब क्या होता है, तब जाकर हम एलसीएम एचसीएफ को आगे बढ़ाएंगे। तो बच्चे अगर मैं शुरू करता हूं, मल्टीपल का मतलब क्या होता है? मल्टीपल, मल्टीपल जिसको हम कहते हैं क्या? गुणज। क्या कहते हैं? गुणज। मल्टीपल का मतलब होता है बच्चे, मान लो फॉर एग्जाम्पल मैंने आपसे बोला कि जरा मुझे बताना 3 के मल्टीपल कौन कौन से होंगे। 3 के मल्टीपल, यहीं से ही आपको मैं एलसीएम की तरफ लेकर चलूंगा, देखना यहीं से ही, और आपको रटना कुछ पड़ेगा ही नहीं, कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। आप मुझे बताओ गुणज का मतलब क्या होता है? देखो बड़ी सिंपल सी भाषा में अगर मैं आपसे कहूं, सभी लोग ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते हो, गुणज का मतलब होता है पहाड़े। पहाड़े मतलब टेबल। टेबल, टेबल पता है ना? पहाड़े जिनको बोलते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, वो संख्या, वो संख्या जो 3 से विभाजित हो जाए, वो संख्या जो 3 से विभाजित हो जाए। जैसे 3 से स्टार्ट करते हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9 और 3 चौके 12, और ये संख्या कहां तक जा सकती है? सर ये संख्या इनफानाइट तक जा सकती है। ऐसे तो इनफानाइट अनगिनत संख्या होंगी सर जो 3 से कटती हुई जाएंगी, बिल्कुल हो सकती हैं। बच्चे अगर मैं आपसे कहता हूं जरा मुझे बताना 6 के फैक्टर कौन कौन से होंगे? 6 एकम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 6 चौके 24, और ये भी सर चलते जाएंगे इनफानाइट टाइम्स तक। जरा मुझे बताना 15 के फैक्टर, 15 के मल्टीपल कौन कौन से होंगे? 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 तिया 45, 15 चौके 60, और सर ये भी मल्टी इनफानाइट टाइम्स तक चलते जाएंगे। तो यहां से हम एक बात तो सीखे कि जो मल्टीपल्स होते हैं उनको हम काउंट कर ही नहीं सकते। मान लो अगर मैं आपसे कहने लगूं कि फलाने नंबर का मल्टीपल बताओ कितने होंगे, क्या आप मुझे बता सकते हो? नहीं। आप कहोगे सर मल्टीपल तो अनगिनत तक जाते हैं, उनको हम काउंट कर ही नहीं सकते। तो यहां से हम एक नई बात सीख गए कि मल्टीपल कैन नॉट बी काउंटेड। हम ये बता सकते हैं कि ये संख्या इसका मल्टीपल है, लेकिन ये नहीं बता सकते कि 3 के कितने मल्टीपल होंगे, क्योंकि भाई ये तो चलते जाएंगे इनफाइनाइट टाइम्स तक, है ना? तो फिक्स मल्टीपल नहीं होते हैं। आपको अगर मैं कहूं n के मल्टीपल बताना जरा, आप कहेंगे सर n, n के मल्टीपल 2n, 3n, और ये चलते जाएंगे कहां तक? इनफाइनाइट टाइम्स तक। ठीक है भैया? तो अगर मैं आपसे कहूं n के मल्टीपल, n कोई मैंने संख्या मान लिया, n की जगह कुछ भी हो सकता है, n के मल्टीपल या n के गुणज क्या होंगे? एक सिंपल भाषा में लिख रहा हूं मैं, वो संख्या, वो सभी संख्या, वो सभी संख्याएं जो n से विभाजित हो जाएं, जो n से विभाजित हो जाएं, वो सभी क्या हो जाएंगी? वो सभी हो जाएंगी भैया n के मल्टीपल हो जाएंगे। तो मल्टीपल वर्ड आपको क्लियर है? मल्टीपल वर्ड क्लियर है कि क्या होता है मल्टीपल? अब मल्टीपल के साथ साथ एक फैक्टर वर्ड भी जुड़ता है। हालांकि फैक्टर आपके लिए कोई नया वर्ड नहीं है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। ठीक है, अब वर्ड आता है एक फैक्टर, जिसको क्या कहते हैं बच्चे? गुणनखंड। आपने पूरा का पूरा चैप्टर पढ़ा है इसके ऊपर, मैंने वहां भी आपको समझाया था फैक्टर क्या होता है। शायद मैंने मल्टीपल भी आपको बताया हो वहां पर। एनीवे, अगर मैं आपसे कहता हूं कि जरा मुझे बताना 12 के फैक्टर कौन कौन से होंगे? 12 के फैक्टर, तो फैक्टर मुझे ज्यादा जोर देकर आपको समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये आप पढ़ चुके हो। फैक्टर का मतलब है वो संख्याएं जिनके पहाड़े में 12 आता हो, जिनके टेबल में 12 आता हो। देखो दोनों में डिफरेंस है। अगर मैं कहूंगा 6 के मल्टीपल, तो जो संख्या 6 के पहाड़े में आती हो, और 6 से शुरू होंगी, 6 एकम 6, 6 दूनी 12,
6 के पहाड़े में। और अगर मैं कहूंगा 12 के फैक्टर, तो जिन संख्या के पहाड़े में 6 आता हो, जिनके टेबल में 6 आता हो, 12 आता हो। तो स्टार्ट करते हैं कहां से? 1 से। भैया 1 तो यूनिवर्सल फैक्टर होता है, 3 दिन दिए थे हमने इस चैप्टर में। फिर 2 के पहाड़े में 12 आता है, 2 छिक्के 12, यस। 3 के पहाड़े में आता है 3 चौके 12, यस। 4 के पहाड़े में आता है 4 तिया 12, यस। 5 के में नहीं आता, 6 के में आता है, और खुद 12 के में आता है। तो यहां से हमने एक चीज देखी कि फैक्टर कितने हो गए 12 के? 1 2 3 4 5 और 6, 6 फैक्टर हो गए। इन दोनों में क्या आपको डिफरेंस मिला? बताओ जल्दी से। सपोज अगर मैं 6 के ही फैक्टर आपसे पूछने लगूं, तो आप कहेंगे 1 2 3 और खुद 6। सपोज अगर मैं आपसे कहूं 15 के फैक्टर बताना, आप कहेंगे 1 3 5 और खुद 15। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस आपको पता चला? आप खुद ही मुझे बता दो। क्या आपको लग रहा है कि हाँ सर, ये इनमें थोड़ा सा बड़ा डिफरेंस है? ठीक है, ये तो आप सबको समझ में आ गया कि भैया अगर मैं किसी के मल्टीपल कहूंगा तो वो उसी संख्या से शुरू होकर आगे बढ़ते चले जाएंगे, और अगर मैं फैक्टर कहूंगा तो वो 1 से शुरू होकर उस संख्या पे आकर खत्म हो जाएंगे। यस, पकड़ गए आप बात, पकड़ गए आप बात। आपने क्या सीखा कि सर जो फैक्टर्स होते हैं वो लिमिटेड होते हैं। क्या होते हैं? वो लिमिटेड होते हैं, वो काउंटेबल होते हैं। उनको हम गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं, लेकिन हम मल्टीपल्स को काउंट नहीं कर सकते। वो काउंटेबल नहीं होते हैं। फैक्टर्स क्या होते हैं? काउंटेबल होते हैं। अगर मैं यूनिवर्सल एक लिखूं कि भैया n के फैक्टर्स, n के फैक्टर्स अगर मैं आपसे कहूं, तो वो संख्याएं, वे सभी संख्याएं, वे सभी संख्याएं जिनके, वे सभी संख्याएं जो n को, n को विभाजित कर दें, n को पूरी तरह या पूर्णतः विभाजित कर दें, विभाजित कर दें, वो क्या हो जाएंगी? वो उसका फैक्टर हो जाएंगी, वो उसका गुणनखंड हो जाएंगी। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको पता चला। इसका यूज हम एलसीएम में लेंगे, इसका यूज हम एचसीएफ में लेंगे। तो चलिए अब मैं आपको लेकर चलता हूं थोड़ा सा एलसीएम की तरफ। टॉपिक शुरू करते हैं बच्चे अपना एलसीएम। एलसीएम यानी कि लीस्ट कॉमन, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा समान और गुणज। इसको लघुत्तम समापवर्त्य भी बोलते हैं। ठीक है, अब मैं आपको कुछ सवाल देता हूं, एक एग्जाम्पल से हम शुरू करेंगे, और फिर मैं समझाऊंगा कि वो लीस्ट कॉमन मल्टीपल आया कहां से, और फिर हम एक मेथड सीखेंगे यूनिवर्सल, वो आपने बचपन से सीखा है, और फिर हम आगे बढ़ जाएंगे। मैं कुछ संख्या देता हूं। मैंने बोला है आपसे 8 12 और, हाँ, 8 और 12 के मुझे एलसीएम बताओ। मैंने कहा 8 और 12 का एलसीएम क्या होगा? 8 और 12 का। तो आप कहेंगे कि सर 8 का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो। 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 तिया 24, 8 चौके 32, 8 पंजे 40, 8 छिंग 48, 8 सत्ते 56, 8 अट्ठे 64, और ये बढ़ता चला जाएगा आगे तक ऐसे ही। फिर आपने देखा 12 का पहाड़ा, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौक 48, 12 पंजे 60, 12 छिंग 72, और ये आगे बढ़ता चला जाएगा। हमने क्या किया? हमने पीछे से स्टार्ट करेंगे। हमने मल्टीपल निकाल दिए, हमने मल्टीपल्स निकाल दिए। 8 के मल्टीपल ये हो गए, और 12 के मल्टीपल ये हो गए। दोनों के अलग अलग हमने मल्टीपल निकाल दिए। अब आती है बात किसकी? कॉमन की। किसकी आती है बच्चे? कॉमन की। तो इनमें कॉमन कौन कौन से हैं उन पे मैं सर्किल बना दूंगा। जैसे 24 कॉमन है, उसके बाद में 48 कॉमन है, और आगे भी बहुत सारी संख्या कॉमन मिलती चली जाएंगी। हमने कॉमन का भी काम खत्म कर दिया, मल्टीपल का भी कर दिया। अब बात आती है लीस्ट। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर 48 भी तो एलसीएम हो सकता है। भैया जब भी ऐसा कंफ्यूजन तुम्हारे दिमाग में आए ना, सुनो, जब भी ऐसा कंफ्यूजन दिमाग में आए, तो
एलसीएम के ये वर्ड पे चले जाना। इसका मतलब क्या होता है? लीस्ट। इन दोनों में लीस्ट कौन सा है, छोटा कौन सा है? भैया ये है हमारा लीस्ट। लीस्ट, और यही मेरा क्या हो जाएगा? यही मेरा एलसीएम हो जाएगा, दैट इज 24। आपने क्या किया? आपने मल्टीपल्स अलग अलग निकाले, फिर आपने इन दोनों में जो कॉमन था उन पे सर्किल कर दिया, और फिर जैसे ही इस वर्ड पे आप आए लीस्ट, आप तुरंत समझ गए एलसीएम क्या हो जाएगा। लीस्ट वाला नंबर इन दोनों में ये है, तो यही मेरा एलसीएम हो जाएगा। ठीक है भैया। एलसीएम के केस में हमेशा याद रखना, सबसे छोटी वाली संख्या जो कॉमन मल्टीपल होगी वही मेरा आंसर होगी। अब सर क्या हम इसी तरीके से एलसीएम निकालेंगे हर सवाल में? इसी तरीके से एलसीएम निकालेंगे क्या हम हर सवाल में? नहीं। एलसीएम निकालने का तरीका तो वही है जो चौथी पांचवी क्लास में हमको सिखाया गया था, उसी तरीके से आपको निकालना है। सपोज अगर मैं आपसे कहता हूं कि 18, 24 और 36, इनका एलसीएम बताओ क्या होगा? 18, 24 और 36 का एलसीएम। भाई आप देखो ऐसे भी कर सकते हो, 18 एकम 18, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, 18 चौक 72, 18 पंजे 90, और आगे बढ़ जाओ। 24 एकम 24, 24 दूनी 48, 24 तिया 72, 24 चौके 96, 24 पंजे 120, आगे बढ़ जाओ। फिर आप कहेंगे 36 एकम 36, 36 दूनी 72, 36 तिया 108, 36 चौके 144, आगे बढ़ जाओ। आपको देखना है शुरुआत से कॉमन कौन सा है। क्या 36 कॉमन है तीनों में? नहीं। क्या कॉमन दिख रहा है? मुझे तो ये कॉमन दिख रहा है 72। 72 से पहले कोई भी इन तीनों में कॉमन नहीं है। 36 इन दोनों में तो है लेकिन इसमें नहीं है, तो आपका एलसीएम क्या हो जाएगा? 72। इससे भी आगे और भी संख्या मिलेंगी जो इन तीनों में कॉमन होंगी, लेकिन हमें तो लीस्ट, सबसे छोटी संख्या से मतलब है। एक तो तरीका ये हो गया, लेकिन क्या सर एग्जाम में हम ऐसे निकालेंगे? नहीं बच्चे, एग्जाम में हम क्या निकालेंगे? देखो हाँ, एक चीज और आप यहां पर सीखो, ऑप्शन एलिमिनेट करने के लिए, जल्दी आंसर लाने के लिए सुनना। हमारा जो एलसीएम आया है 72, क्या वो 18 से भी कट रहा है? 18 चौके 72। क्या वो 24 से भी कट रहा है? 24 तिया 72। क्या वो 36 से भी कट रहा है? 36 दूनी 72। इन तीनों संख्या से कट रहा है ना एलसीएम। ये बात याद रखना, जब मैं क्वेश्चन कराऊंगा उस टाइम में आपको याद दिलाऊंगा ये बात फिर से, कि जो एलसीएम है वो हमारी तीनों गिवन संख्या से कट रहा है। तो ऑप्शन एलिमिनेट करने के टाइम पर ये चीज मैं फिर से आपको याद दिलाऊंगा। अभी आप दिमाग के किसी कोने में इस बात को सेट कर लो कि सर इस बात को आगे डिस्कस करेंगे। अब क्या सर हम इसी तरीके से करेंगे हर सवाल को? नहीं बच्चे, आपको तो वही अपना पुराना तरीका करना है जो हम पांचवी छठी क्लास में पढ़ के आए थे, क्योंकि इस तरह के सवाल आजकल नहीं बनते हैं। आपको बस बेसिक एलसीएम निकालना आना चाहिए। आपको बेसिक एलसीएम निकालना आना चाहिए। आप इस तरीके से करेंगे। भाई 2 से स्टार्ट करो, 2 नाम 18, 2 12 24, और 2 से जाएगा 18 36। क्या 2 से फिर से जाएं? ये 2 से नहीं कट रहा, ऐसे ही नीचे लिख दो। 2 छिक्के 12, 2 नाम 18। फिर 2 से जाएं क्या? ये 2 से नहीं कट रहा, ऐसे लिख दो। 2 तिया 6, और ये 9, ऐसे ही लिख दो। अब 3 से जाएं क्या? 3 तिया 9, 3 एकम 3, 3 तिया 9। अब फिर 3 से चले जाओ, 1 1 और 1। ये तरीका सबको आता है ना, फैक्टराइजेशन मेथड। अब जो इधर संख्या हमको मिली है इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3 गुणा 3। कितना आ गया बच्चे? ये हमारा एलसीएम आ गया। 2 दूनी 4 दूनी 8 तिया 24 तिया 72। क्या हमारा जो एलसीएम है वो 72 आ गया? यस। अब अगर ऐसी छोटी संख्या हो, देखो ऐसी जो संख्या आपके सामने है ना, ये संख्या आपको अगला चैप्टर जो हम पढ़ेंगे ना, टाइम एंड वर्क, उसमें बहुत देखने को मिलेंगी बच्चे। ये उसमें भर भर के देखने को मिलेंगी। तो सर वहां पर कोई क्या ऐसी ट्रिक है कि एलसीएम हम थोड़ा सा जल्दी निकाल सके? हाँ, लेकिन वो छोटी संख्याओं का है, ऐसी छोटी संख्याओं का। मान लो अगर कोई बड़ी संख्या आ गई 3 डिजिट 4 डिजिट, उसमें आपको इसी तरीके से जाना पड़ेगा।
लेकिन अगर कोई छोटी संख्या है तो उनका एलसीएम, जैसे 18, 24 और 36 है, मुझे इसका एलसीएम ना बिना इस टेबल को बनाए निकालना है, बिना इस टेबल को निकाले। तो सर कोई ऐसी ट्रिक है क्या कि एलसीएम जल्दी आ जाए? बिल्कुल है। क्या है वो? आप देखो इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? इन तीनों में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है? आपने देखा 36। सबसे बड़ी संख्या को ढूंढना है और उस सबसे बड़ी संख्या का टेबल पढ़ते हुए चले जाओ। सबसे बड़ी संख्या का टेबल पढ़ते हुए चले जाओ जैसे, और जिस भी टेबल पर ये तीनों संख्या कट गई उससे वही एचसीएफ एलसीएम है। जैसे मैंने पढ़ा 36 एकम 36, ये ना अपने दिमाग में होना चाहिए, बोर्ड पे नहीं, दिमाग में, कि 36 एकम 36। सर 24 के पहाड़े में 36 नहीं आता है, 24 के पहाड़े में 36 नहीं आता है, तो हटाओ, ये मेरा आंसर नहीं होगा। फिर आपने चला 36 दूनी 72, क्या सर 24 के पहाड़े में आता है? 24 तिया 72, 18 चौके 72, यही एलसीएम हो जाएगा। ये आप डायमंड वर्क में यूज करेंगे ये वाला मेथड, क्योंकि वहां संख्याएं थोड़ी सी छोटी छोटी होती हैं। लार्ज संख्याएं हुई तो फिर आपको टेबल से जाना पड़ेगा। हालांकि एलसीएम अब मतलब डायरेक्ट संख्याओं का नहीं पूछता एग्जाम में, नहीं पूछेगा आपसे वो, है ना। तो ये चीज आपको समझ में आ गई। सपोज इसी मेथड पर अगर मैं कुछ और आपसे पूछता हूं, जैसे मैंने आपसे पूछा 15, 30 और 60, बताना जरा मुझे क्या इसका एलसीएम होगा? जल्दी से बताओ। तो आपने क्या करना है, सबसे बड़ी संख्या को उठाना है। सबसे बड़ी संख्या कौन सी है बच्चे? 60। फिर आपने देखना है 60 एकम 60, 60 का पहाड़ा पढ़ना शुरू कर दो। 60 एकम 60, क्या ये 30 के पहाड़े में आता है? 30 दूनी 60, यस। क्या ये 15 के पहाड़े में आता है? 15 चौके 60, यस। तो यही मेरा एलसीएम हो जाएगा। यही मेरा क्या हो जाएगा? यही मेरा एलसीएम हो जाएगा। इस तरीके से आपने चलना है। एक दो एग्जांपल और करा दूं ऐसे ही। इसको आप वैसे भी कर सकते हो, 15, 30, 60 को भाई 15, 30 और 60, तो कॉमन ले लो, जो मैक्सिमम कॉमन आ सके उसको कॉमन ले लो, जो तीनों संख्या से कॉमन आ जाए एलसीएम। इस टेबल को और शॉर्ट करने का तरीका बता रहा हूं, जो तीनों से कॉमन आप निकाल सकते हो। जैसे 15, 15 एकम 15, 15 दूनी 30, 15 चौके 60। अब दो से आ जाओ, एक, एक, दो दूनी 4। अब दो से आ जाओ, एक, एक और एक, इनको गुणा कर दो, 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, कितना आ गया एलसीएम? 60। ऐसे भी आप कर सकते हो, ठीक है। चलें आगे थोड़ा सा। आपको अगर मैं संख्या दूं, नंबर दूं, तो जैसे 11, 22 और 55, मैंने कहा बताना जरा इसका एलसीएम क्या होगा, बताओ जल्दी से। भाई सबसे बड़ी संख्या 55 है, 55 एकम 55, क्या 22 के पहाड़े में 55 आता है? 22 दूनी 44, 22 तिया 66, नहीं, तो ये एलसीएम नहीं होगा। 55 दूनी 110, क्या 22 से कटेगा? 22 पंजे 110, यस। 11 धाम 110, यस। तो एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम 110 हो जाएगा। इस तरीके से आप निकाल सकते हो, ठीक है। चलो ये तो हो गई थोड़ा सा छोटी छोटी संख्याओं की एलसीएम निकालने का एक तरीका, जो आपको टाइम एंड वर्क में करूं आप खुश हो जाओगे इस तरीके से। हो सकता है कि इस चैप्टर में ये वाला तरीका आपको उतना कंफर्टेबल ना लगे, लेकिन जब आप टाइम एंड वर्क चैप्टर में जाओगे ना, समय कार्य में, मैं कह रहा हूं आप इसी तरीके पे दौड़ दौड़ के जाओगे। इस हर सवाल में आप यही तरीका लगाओगे और ये लगेगा, क्योंकि वहां दिनों की बात होती है, 20 दिन, 50 दिन, 60 दिन, 65 दिन, 18 दिन, 24 दिन, 36 दिन, ऐसी बात होगी, और वहां ये वाला तरीका ना बेस्ट निकल के आएगा, बेस्ट। अब ये बात क्लियर है। चलो अब मैं थोड़ा सा आगे चलता हूं, जरा मुझे कोई बताएगा अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स, सर जो संख्याएं या तो वन से कटे या फिर अपने आप से,
जिनके केवल दो ही फैक्टर होते हैं, ये मैं आपको बता चुका हूं वैसे। ओनली टू फैक्टर्स, ओनली टू फैक्टर्स, फैक्टर्स, ठीक है। केवल दो गुणनखंड होंगे, कौन कौन से? या तो वन और या फिर खुद अपने आप संख्या, या तो वन या फिर सेम नंबर, सेम नंबर, जिस नंबर की मैं बात करूंगा। जैसे मान लो मैंने कहा पांच, तो पांच के दो ही फैक्टर हैं, या तो वन है या फिर खुद पांच है। और किसी संख्या के पहाड़े में पांच आएगा नहीं, किसी भी संख्या के टेबल में पांच नहीं आता है। पांच के बाद पांच से पहले तीन हो गया, फिर दो हो गया। और ये मैंने ये भी बताया था, सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर, सबसे छोटा और एकमात्र सम अभाज्य संख्या दो होती है। इसके बाद सात, फिर 11, फिर 13, फिर 17, और ये संख्या चलती चली जाएंगी, संख्या चलती चली जाएंगी, ठीक है। तो बच्चे अब आपको एक स्टेटमेंट याद रखना है कि अभाज्य संख्याओं का, अभाज्य संख्याओं का एलसीएम, का एलसीएम उनका गुणनफल होता है, उनका गुणनफल होता है। एलसीएम ऑफ प्राइम नंबर्स, एलसीएम ऑफ प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स क्या होगा? मल्टीपल, मल्टीपल ऑफ द नंबर्स, मल्टीपल ऑफ द नंबर्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द नंबर्स, सॉरी, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द नंबर्स, मल्टीप्लीकेशन ऑफ द नंबर्स, ठीक है। सपोज अगर मैंने आपसे कहा पांच और सात, मैंने कहा बताओ इनका एलसीएम क्या होगा, तो आपने सोचना ही नहीं है, दोनों की दोनों प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो एलसीएम क्या हो जाएगा सर? 5 गुणा 7 कितना हो जाएगा? 35, 35। सपोज अगर मैंने कहा मुझे जरा बताना 7, 11 और 13, एलसीएम कितना हो जाएगा? भाई तीनों की तीनों अभाज्य संख्या है, तीनों की तीनों प्राइम नंबर्स हैं कि नहीं? तीनों की तीनों क्या है? प्राइम नंबर्स हैं। तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा? 7 गुणा 11 गुणा 13, 7 गुणा 11 गुणा 13, ये हो जाएगा इनका मल्टीपल, ओ सॉरी एलसीएम, ठीक है। ये सब बच्चों को पता है सर, ठीक है। तो फिर आप यहाँ क्या कर रहे हो अगर आपको पता है तो? भाई मैं तो इसी तरीके से चलने वाला हूँ भाई। देखो अगर आपको ये अजीब लग रहा है, बच्चों वाली बातें लग रही है, लग रहा है कि सबको पता है, तो प्लीज आप जा सकते हैं मेरी क्लास में, तो आप फ्री होल्ड हो, शायद आप पहली बार जुड़े हो। एनीवे आगे बढ़ते हैं। मैं एक फ्लो में चलता हूं बच्चे, ऐसा नहीं है कि मैं ये सब छोड़ के आगे बढ़ जाऊं सीधा सवालों पे, मैं ऐसा चलूंगा ही नहीं। आपको शायद ये बुरा लग सकता है, लेकिन नहीं, मैं अपने फ्लो में ही चलता हूँ। चाहे मेरे पास एक बच्चा पढ़ेगा ना मेरी क्लास में लाइव, तब भी मैं इसी एनर्जी के साथ पढ़ाऊंगा, क्योंकि मैं कभी लाइव काउंट देखता ही नहीं हूँ। मुझे अब भी नहीं पता कितने बच्चे लाइव है, मैं वो ऊपर छुपा के रखता हूँ। चाहे वो 10 बच्चे लाइव हो, चाहे 10,000 हो, चाहे 1 लाख हो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मैं लाइव अगर देखूंगा तो मेरा फ्लो टूटेगा, इसलिए मैं लाइव देखता ही नहीं हूँ। अगर लाइव नहीं देखूंगा तो मेरे फ्लो पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, समझो आप इस बात को, ठीक है भाई। तो ये बात आपको क्लियर है कि अभाज्य संख्याओं का एलसीएम उनका गुणनफल होता है। अब मैं कुछ क्वेश्चंस आपको देता हूं, ठीक है। तो एलसीएम के हम कुछ सवाल कर लेते हैं, फिर हम बात करेंगे एचसीएफ की, एचसीएफ की बात करेंगे, और एचसीएफ के बाद फिर हम अभाज्य संख्याओं पर फिर से आएंगे, को प्राइम नंबर्स के पास फिर से आएंगे हम। देखिए एक बार, कह रहा 6 और 110 का एलसीएम क्या होगा? याद करो उस बात को। आपने डिविजिबिलिटी रूल पढ़ लिया ना, पढ़ा दिया ना मैंने आपको। मैं कह रहा हूं एलसीएम एचसीएफ की धज्जियां उड़ा दोगे आप। डिविजिबिलिटी रूल अगर आपने पढ़ा है, मैंने पढ़ाया आपको, तो आप एलसीएम और एचसीएफ चैप्टर की धज्जियां उड़ाने वाले हो, समझो।
मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा था कि इस बात को दिमाग के किसी कोने में रख लो, तो रखी या निकाल दी? क्या बात थी वो बात थी कि जो 6 और 110 का एलसीएम होगा ना, वो 6 से भी कटेगा और 110 से भी कटेगा। अब मैं यहां डिविजिबिलिटी रूल की मदद लेने वाला हूं। अगर आपको एलसीएम के इतने बड़े बड़े टेबल मेथड से बचना है ना, तो डिविजिबिलिटी रूल आपके लिए रामबाण है भैया। मैंने ये स्पेशल क्लास रामबाण क्लास में भी कराई है, यूट्यूब पर आप सर्च करना रामबाण क्लास। 8 क्लास मेरी पढ़ी हैं, उसमें एक एलसीएम एचसीएफ वाला भी है डिविजिबिलिटी रूल से, जो मैंने सवाल कराए हैं वहां। ओके, तो मैंने आपसे बोला कि जो 6 और 110 का एलसीएम होगा वो 6 से भी कटेगा, 110 से भी कटेगा। ये बात आपके दिमाग के किसी कोने में रखवाई थी मैंने। अब अगर कोई संख्या 110 से कटती है, तो क्या आप मुझे ये बता सकते हो कि वो 11 से भी कटेगी और 10 से भी कटेगी? डिविजिबिलिटी में कंपोजिट नंबर का डिविजिबिलिटी बताया था मैंने, कंपोजिट मिश्रित संख्याओं की विभाज्यता मैंने आपको बताई थी। तो अगर संख्या 11 से कट रही है, तो आप इन ऑप्शन में उन संख्याओं को उठा लो जो 11 से कटती हैं, जो 11 से कटती हैं। सर 11 तिया 33 बात बन सकती है, 11 चौके 44 बात बन सकती है, 11 छिक्के 66 बात बन सकती है। क्या ये संख्या 11 से कटती है? नहीं, ये संख्या 11 से कटती ही नहीं है। अब आपको पता है कि अगर कोई संख्या 6 से कट रही है तो वो 3 से भी कटेगी और 2 से भी कटेगी। अगर संख्या 3 से कट रही है तो भैया अंकों का योग, तो 3 और 3 6 हो सकता है, 4 और 4 8, ये हमारा 3 से नहीं कटता, ये मेरा आंसर नहीं होगा। 6 और 6 12, ये हो सकता है। अब ये दोनों ऑप्शन लास्ट में बच गए, लेकिन हमें कौन सा चाहिए? हमें चाहिए लीस्ट। क्या चाहिए? इस बात को मत भूलना कभी भी, हमको लीस्ट चाहिए। तो इन दोनों में लीस्ट कौन सा है? यही है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 330। और ये कैलकुलेशन सेकंडों में होती है दिमाग में। आपको लग रहा होगा सर इसमें तो बहुत टाइम लगेगा, नहीं, ये 10 सेकंड के अंदर अंदर हो जाएगी, जब आपकी प्रैक्टिस बहुत सारी होगी। आपने तुरंत सवाल देखा, 11 का मल्टीपल 2 हटाए, तुरंत 3 का मल्टीपल 1 हटाया, दोनों में लीस्ट ये लगा दिया। ये 10 सेकंड से भी कम में हो जाएगा जब आपकी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा हो जाएगी। डिविजिबिलिटी रूल को आप जब ऑप्शन में लगाने लग जाओगे तब। अब अगर आप इसको करना चाहो तो आप ऐसे कर सकते हो, 6 और 110 का, है ना भाई। अगर मैं जाऊं 2 से, तो 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10। अब 3 से जाएंगे तो 1 और 55। अब 55 से जाएंगे तो 1 और 1, गुणा करेंगे 3 दूनी 6 गुणा 55, तो 6 पंजे 30, 6 पंजे 30 और 3 33। आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। वेरी गुड, आगे बढ़े, इस सवाल पे आना जरा। डिविजिबिलिटी रूल लगाना है यहां पर। इतनी सारी संख्याओं का एलसीएम निकालने को बोला है ना, सबसे पहले डिविजिबिलिटी ढूंढो किसकी? 9 की। अगर आपको कोई संख्या दी हुई है, सुनो सामने देखो भाई साहब, सामने आपको अगर कोई संख्या दी हुई है और उन बोला हुआ है कि इनका एलसीएम निकालो, आप ढूंढो कि जिन संख्याओं का एलसीएम निकलवा रहा है, क्या उनमें कोई संख्या 9 से कटने वाली है क्या? क्यों 9 को क्यों ढूंढना है सर? क्योंकि 9 की डिविजिबिलिटी सबसे आसान होती है, सबसे आसान, अंकों का योग करना होता है सीधा। तो मुझे दी हुई है उसने 4 संख्या, मैंने देखा कि यार क्या कोई संख्या 9 से कटने वाली है क्या? अरे 54 है तो सही सर, 9 छिक्के 54, यानी कि मेरा आंसर 9 से जरूर कटेगा, जो भी ऑप्शन में होगा। भाई जो मेरा एलसीएम होता है वो इन चारों संख्याओं से कटेगा कि नहीं? दिमाग के कोने में रखवाई थी ये बात मैंने। और अगर संख्या 54 से कट रही है तो 54 का एक फैक्टर 9 भी होता है, संख्या 9 से भी कटेगी। अंकों का योग जल्दी से लगाओ, जो संख्या 9 से नहीं कटी उड़ा दो उसे, हटा दो उसे, वो आंसर होगी ही नहीं। तो आप कहेंगे 6 और 5 11 और 7 18, ये हो सकती है। 6 और 5 11 और 7 18, ये हो सकती है। 7 और 5 12, ये तो आंसर होगा ही नहीं, ये तो आंसर होगा ही नहीं।
फिर आप गए कि 7 5 12 और 6 18, ये भी हो सकता है। एक ऑप्शन हमने हटाया। अब हम ढूंढेंगे किसी प्राइम नंबर को, किसी अभाज्य संख्या को ढूंढने की हम कोशिश करेंगे। या फिर अभाज्य संख्या से पहले आप देखो कि अगर संख्या 24 से कट रही है तो क्या वो 4 गुणा 6, क्या वो 4 से भी कटेगी? 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? लास्ट के 2 अंक। क्या होती है? अंतिम के 2 अंक। ऐसे ऐसे ढूंढना है आपको अपने आप चीजें कि किस किस की डिविजिबिलिटी मैं यहां से ढूंढ सकता हूं। तो 4 की डिविजिबिलिटी क्या होती है? लास्ट के 2 अंक। तो क्या जो लास्ट के 2 अंक हैं 70, क्या ये 4 से कटेंगे? नहीं, आंसर होगा ही नहीं। क्या ये 70 4 से कटेगा? होगा ही नहीं। एक ही ऑप्शन बचा, यही आंसर है, ये 4 से कट भी जाएगा। आपको ऑप्शन एलिमिनेट करने हैं। आपने अगर 4 में से 3 ऑप्शन हटा दिए तो चौथा ऑप्शन चेक करने की जरूरत नहीं है। आपने कोई जरूरत नहीं, चौथा अपने आप आंसर हो जाएगा। अगर आपने 3 ऑप्शन हटा दिए तो चौथा में कोई आपको डिविजिबिलिटी विजिबिलिटी लगाने की जरूरत नहीं है, अपने आप वही आंसर होगा, इतना भरोसा रखो। आपने ये 3 ऑप्शन हटा दिए, इसको मत चेक करो, यही आंसर होगा। आप चाहो तो निकाल कर देख लो कि भैया 15, 24, 35 और 54 कितने से चले जाएं? 2 से 3 से चले जाएं। 3 पंजे 15, 3 अट्ठू 24, 35 ऐसे ही रहने दो। और 3 से जाएगा 18 तिया 54। अब 2 से चले जाएं क्या? ये 5 ऐसे रहेगा, 2 चौके 8, 35 ऐसे रहने दो, 2 नाम 18। 5 से चले जाओ, 5 एकम 5, 4 5 सत्ते 35 और 9। अब 4 से चले जाएंगे, 1 1 7 और 9। और अब 7 से चले जाएंगे तो 1 1 1 और 9। और अब 9 से आ जाओ, 1 1 1 और 1। वैसे इनको गुणा कर दो भाई। अगर आप करेंगे 2 पंजे 10, इन दोनों की गुणा तो 10 हो गई। 3 चौके 12 सत्ते 84 गुणा 9 गुणा 10, तो 9 चौके 36, 3 9 अट्ठे 72 और 3 75। ये जीरो यहां पर आ गया। तो इनकी आपस में गुणा करने पर क्या मिल गया मुझे? 7560, ऑप्शन नंबर डी। इस तरीके से आप डिविजिबिलिटी को अगर आपने एलसीएम वाले सवालों में लगा दिया ना, वही आंसर हो जाएगा। आपने 3 ऑप्शन हटाए। पहले आपने देखा कि अगर संख्या 54 मुझे दिखी, मतलब ये 9 इसका फैक्टर जरूर है। तो आपने ऑप्शन से वो ऑप्शन हटा दिए जो 9 से नहीं कटते, जिनका अंकों का योग 9 से नहीं कट रहा। तो 7 और 5 12, एक ही ऑप्शन हट पाया। फिर मैंने देखा 24, मैंने देखा यार 4 भी इसका एक फैक्टर होगा, 4 छिंग 24 होता है। तो मेरा आंसर 4 से भी कटना चाहिए, जो मेरा ऑप्शन होगा। तो लास्ट के 2 अंक 4 से नहीं कटे इन दोनों के, ये दोनों हटा दिए, चौथा ऑप्शन मैं चेक नहीं करूंगा, वही आंसर होगा, वही मेरा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़े, चलो आगे चलते हैं। ये सवाल जल्दी से आप मुझे आंसर बताएंगे इसका क्या होगा, सभी लोग। मजा आएगा जब आप डिविजिबिलिटी को लगाओगे ना एलसीएम एचसीएफ में, सच बता रहा हूं, आपकी तबीयत खुश हो जाएगी। कह रहे 16 24 36 और 54 का एलसीएम। अब हमें एलसीएम निकालना है। दिमाग के वो कोने में जो मैंने बात रखवाई थी, कौन सी थी? कि जो भी मेरा एलसीएम होगा वो 16 से भी कटेगा, 24 से भी कटेगा, 36 से भी कटेगा और 54 से भी कटेगा। ये बताई थी मैंने आपको बात, यस और नो बताई थी सर आपने। दूसरी बात, अब 9 को ढूंढने की कोशिश करो कि जो भी संख्या मुझे दी गई है, क्या उनमें कोई संख्या 9 से कट रही है? क्या कोई संख्या 9 से कट रही है कि नहीं? सर 36 भी है, 54 भी है। अरे वाह, मजा आ गया। तो सर यहां पर तो मैं देख सकता हूं कि मेरा जो आंसर है वो 9 से कटना चाहिए। 9 से कटना चाहिए, अंकों का योग। 5 और 4 9 कट रहा है। 5 और 1 6 और 1 7 आंसर नहीं होगा। 4 3 7 और 2 9 ये भी कट रहा है। 6 और 1 7 और 1 8 ये 9 से नहीं कट रहा, हटा दो। दो ऑप्शन को उड़ा दिया आपने, अब ये दो बचे। अब इनमें तो आप 432 को लगा दोगे यार, क्योंकि भैया 16 के पहाड़े में 54 कहाँ आता है? तो बड़ी छुटकी सी संख्या है। 16 दूनी 32, 16 तिया 48, 16 चौके 64। ये 16 से कटती ही नहीं है, सीधी सीधी चेक कर लो इसको। तो एक ही बची, यही मेरा आंसर होगा। मजा आया? आपको कोई एलसीएम का मेथड लगाने की जरूरत पड़ी ही नहीं। आप चाहो तो इस तरीके से कर लेना।
कि 16, 24, 36 और 54। भाई दो से जाएंगे, दो अट्ठे 16, दो से जाएंगे 12, दो से जाएंगे 18, दो से जाएंगे 27। फिर दो से चले जाओ, दो चौके 8, दो छिक्के 12, दो नाम 18 और 27। फिर दो से चले जाओ, दो दूनी 4, दो तिया 6, 9 और 27। और फिर दो से चले जाओ, 1, 3, 9 और 27। अब तीन से चले जाओ, एक एक, तीन तिया 9, तीन नाम 27। अब तीन से जाएंगे, एक 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 और तीन तिया 9। अब तीन से जाएंगे तो एक 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 एक। ठीक है, अब इनको गुणा कर दो। दो दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, 16 तिया 48, 48 गुणा 3 गुणा 3 गुणा 9, कितना आ जाएगा? 9 अट्ठे 72, 7 9 चौक 36 और 7 43, 432। ऑप्शन नंबर सी। ऐसे भी आप लगा सकते हो। दोनों मेथड आपके सामने है। आगे अगर मैं बढ़ूं आपको लेकर, तो करेंगे बच्चे सवाल को जरा। बताओ 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 भैया जल्दी से। ये तो सिंपल है भाई, आपको यहां डिविजिबिलिटी चेक करने की जरूरत नहीं है, ये तो बड़ी मोटी मोटी संख्या है। भाई आपके पास मैंने एक और तरीका बताया था, मैंने कहा था टाइम एंड वर्क में यूज करोगे जिसे। 120, 240 और 480। जीडी 2024 का पूछा गया सवाल है, बड़ा सिंपल सा सवाल है। सबसे बड़ी संख्या को उठा लो, 480 एकम 480। क्या 240 का डबल है ये? यस, तो 240 के पहाड़े में भी आ गया। क्या 12 चौके 48 होता है? इससे भी कट गया, मतलब एलसीएम यही हो जाएगा। ये तो एक सेकंड का काम था, एक सेकंड का काम था। जो मैंने आपको बताया था कि टाइम एंड वर्क में जो तरीका हम यूज करेंगे। 240 दूनी 480, 12 चौक 48। सिंपल। आपको ज्यादा सोचना ही नहीं था इसमें तो। ठीक है भाई, आगे बढ़े। चलो, ये सवाल करिए जरा। बताओ भाई, बताओ 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 बताओ। 12, 15, 90, 108, 135 और 150 का एलसीएम क्या होगा? एलसीएम। आप कहेंगे सर डिविजिबिलिटी देखें उठा के, क्या कोई इनमें ऐसी संख्या है जो 9 से कट रही हो? तो आप कहेंगे सर 90 है, 9 धाम 90। यानी कि एक बार 9 की डिविजिबिलिटी से कुछ ऑप्शन तो हटाओ, कुछ तो हटाओ, एक दो तो ऑप्शन हटेंगे, फिर आगे बाद में देखेंगे। भाई 7 और 2 9, 8 और 1 9, 3 और 2 5, ये तो आंसर नहीं होगा। 4 2 6, ये भी आंसर नहीं होगा। तो हटा दिए हमने। केवल ये देखकर कि जिसके अंकों का योग 9 से नहीं कट रहा है वो मेरा आंसर नहीं होगा। बड़ी सिंपल सी बात है। अब क्या करें सर? 2700 और 1800 की कहानी। भाई ये 12 से भी कटेगी, ये 15 से भी कटेंगी दोनों संख्या। आप देख लो 15 से दोनों संख्या कट रही हैं। आप डिविजिबिलिटी किसी की चेक ही नहीं कर सकते, 3 5 कर लो, सबसे कटती चली जाएंगी ये। 90 से तो कट ही रही हैं। 108 से कट रही हैं क्या? 108 से चेक करें एक बार। 2700 को चेक करना जरा, 2700 को चेक करना 108 से। तो 12 निम्मा 108, 12 दूनी 24, 3 12 दूनी 24, 12 पंजे 60, ये भी कट रहा है 108 से। क्या ये कट रहा है 108 से?
1800 108 से 36 दिया 108, 36 पंजे 180, ये नहीं कट रहा भाई। 108 से कहाँ कट रहा है, ये नहीं कट रहा 1800, तो ये मेरा आंसर होगा ही नहीं। 108 से कहाँ कटा है ये देख लो आप। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 2700 हो जाएगा। आगे आपको चेक करने की जरूरत ही नहीं है, जरूरत ही नहीं है आगे चेक करने की। आपने एक एक करके देखा है, सारे ऑप्शन एलिमिनेट कर दिए। आप चाहो तो इस तरीके से अपनी रफ कॉपी में कर लेना भैया। आपको मैं होमवर्क दे रहा हूं ये। 12, 15, 90, 108, 135 और 150। ठीक है। देखो और एक तरीका मैं आपको बताता हूं, बहुत सारे तरीके हैं ना एलसीएम निकालने के, और तरीका बताता हूं। जब भी आपको नंबर्स ज्यादा दिए हो ना, जैसे यहां नंबर ज्यादा है, 1 2 3 4 5 6 संख्या है, और मुझे इनका एलसीएम निकालना है, तो आप पता है क्या करो, आप दो दो संख्या का एलसीएम जिसका आसानी से निकाल सकते हो उनको ना ग्रुप में ले लो। जैसे मुझे पता है कि 15 और 90 का जो एलसीएम होगा वो 90 ही होगा, क्योंकि 15 छिक्के 90 होता है, तो ये 90 को यहां लिख लो। फिर मुझे पता है कि 12 और 108 का जो एलसीएम होगा वो 108 ही होगा, 12 निम्मा 108 होता है। फिर 135 को अलग लिख लो और 150 को अलग लिख लो। अब इनका एलसीएम ले लो। 6 संख्याओं से मैंने 4 संख्या बना दी आपकी। ऐसे मतलब आप कर सकते हो। मैं एक तरीका बता रहा हूं आपको कि जब भी संख्या ज्यादा हो ना, तो आप दो दो तीन तीन संख्या को उठा लो जिनका एलसीएम बड़ी आसानी से आप निकाल सकते हो। उनका एलसीएम 1 लिख लो, बची हुई संख्या को एज इट इज लिख लो। तो ये आप करना, ये ना ये आप करना तरीका, ऐसे आप कर सकते हो। ये मैं हल्का सा एक आपको आइडिया दे रहा हूं। तो चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं बच्चे अब एचसीएफ की। बात करते हैं अब एचसीएफ की। हमने एलसीएम पढ़ चुके हैं, एलसीएम को, ठीक है। अब बात आती है किसकी बच्चे, एचसीएफ की, यानी कि हाईएस्ट हाईएस्ट कॉमन हाईएस्ट कॉमन और फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इस एचसीएफ इज लाइक बहुत आसान, बहुत आसान है एचसीएफ। पहले मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा, फिर लास्ट में एचसीएफ की तो मैं ट्रिक बता दूंगा आपको। मैं कह रहा हूं हर सवाल में लगेगी, हर सवाल में वो ट्रिक लगेगी, लेकिन बताऊंगा लास्ट में। अभी आप पढ़ो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सपोज मैंने आपसे बोला कि मुझे बताना जरा 6, 12 और 18 का एचसीएफ। तो एचसीएफ जब भी आप अलग अलग संख्याओं के निकाल रहे हो, तो आपको सबसे पहले इस 6 के फैक्टर कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 और खुद 6। 12 के कौन से होते हैं, 1 2 3 4 6 और 12। 18 के कौन कौन से होते हैं, 1 2 3 6 9 और 18। ये मैंने फैक्टर्स निकाल दिए इनके। अब जो कॉमन है, फैक्टर्स तो आपने निकाल दिए, अब कॉमन संख्या देखो कि भाई इनमें कॉमन कौन कौन से फैक्टर है कॉमन। तो आप कहेंगे सर ये भी कॉमन है, सर ये भी कॉमन है, सर ये भी कॉमन है, 3 भी कॉमन है, और कुछ कॉमन है क्या, यस सर 6 भी कॉमन है, और कुछ कॉमन है क्या, और कुछ कॉमन नहीं है सर, 4 कॉमन मिल गया। अब जैसे ही आप सबसे पहले वाली संख्या पर आते हो, पहले वाले वर्ड पर, कौन सा, हाईएस्ट, आप समझ गए कि सर जो भी कॉमन फैक्टर हमें दिखे उनमें हाईएस्ट कौन सा है, हाईएस्ट। तो भैया इन सब में हाईएस्ट कौन सा है, 6। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा बच्चे, हमारा एचसीएफ हो जाएगा 6। कॉमन फैक्टर से मतलब नहीं है, जो हाईएस्ट हो वो होता है आपका एचसीएफ। वो क्या होता है, वो होता है आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। ठीक है बच्चे। अब आपको अगर इसे तरीके से करना है तो आप यहां पर लिखेंगे 6, 12 और 18। ठीक है भाई। उसी तरीके से जिस तरीके से हम एलसीएम निकालते हैं,
लेकिन HCF के केस में ध्यान रखना, एलसीएम में हम क्या करते हैं, एलसीएम में हम जो संख्या कॉमन आ रही है उसको ले लेते हैं और जो नहीं आ रही उसको एज इट इज नीचे लिख देते हैं, एज इट इज नीचे लिख देते हैं, यही करते हैं ना हम एलसीएम में। लेकिन HCF में ऐसा नहीं करना। HCF में जो कॉमन आएगा वो तीनों से आना चाहिए, जो कॉमन आएगा ना भैया वो तीनों से आना चाहिए कॉमन, ये 100% ट्रूथ है। तो यहां पर अगर मैं कहूं दो आ रहा है, क्या दो तिया छह, तीनों से आना चाहिए, फिर दो, दो छिक्के 12, दो नाम 18, क्या अब कुछ कॉमन आएगा? सर तीन को ले लो, तीन एकम तीन, तीन दूनी छह, तीन तिया नौ, क्या अब कुछ कॉमन आएगा एक दो तीन से? क्या अब कुछ कॉमन आएगा एक दो तीन से? नहीं सर, अब तो कुछ कॉमन नहीं आएगा, तो जो संख्या हमारे पास आई वही मेरा आंसर हो जाएंगी। 2 × 3 दैट इज 6, यही मेरा HCF हो जाएगी। ठीक है भैया, कोई दिक्कत नहीं है आपको, HCF आराम से निकाल दिया आपने। और मैं क्वेश्चन अगर आपको दूं, मैंने बोला कि 12, 12 तो चलो ले लिया हमने, मैंने कहा 36, 45, 72 और 90, इनका HCF बताओ मुझे क्या होगा, बताइए। 36, 45, 72 और 90, बताओ। और फिर इसमें मैं आपको वो ट्रिक बताऊंगा। तो आपने क्या करना है भाई, किससे स्टार्ट करें? तीनों सबसे कॉमन आना चाहिए, तो दो तो कॉमन नहीं आएगा क्योंकि 45 से दो नहीं बन पाएगा। तीन को उठाएं क्या, 12 तिया 36, तीन से जाएगा 15 तिया 45, तीन से जाएगा 24 तिया 72 और तीन से जाएगा 30 तिया 90। फिर तीन आ रहा है मुझे लग रहा है, ये तो तीन चौके 12, तीन पंजे 15, तीन अट्ठू 24 और तीन धाम 30। अब कुछ कॉमन आ रहा है क्या? मुझे नहीं लग रहा अब कुछ कॉमन आएगा, आप देख लो, कुछ कॉमन नहीं है। अब कुछ भी कॉमन नहीं है तो भैया आपका HCF यही हो जाएगा, 3 × 3 दैट इज 9, ये आपका HCF है। अब मैं बताता हूं ट्रिक, पेन को रख दो साइड में और सामने देखो, मजा आएगा। अब ट्रिक 36, 45, 72, 90 संख्या याद रखना, 36, 45, 72 और 90। मैंने ये संख्या लिखी, मैंने कहा यार इनका HCF बताओ। अब जो ट्रिक मैं बताने जा रहा हूं ना वो बड़ी मजेदार ट्रिक है, बड़ी मजेदार, टमाटर से भी ज्यादा बड़ी मजेदार है। तो आपने क्या करना है, ये जितनी भी संख्या आपके दी होंगी ना उनमें दो सबसे नजदीक संख्या ढूंढो, जिनका डिफरेंस, जिनका अंतर सबसे कम हो, ऐसी दो संख्या ढूंढो। ढूंढो कौन कौन सी है वो दो संख्या जिनका डिफरेंस सबसे नजदीक है, सबसे कम है। अब वो कोई भी दो संख्या हो सकती है, ये मतलब बहुत सारी पेयर बन सकती हैं। तो जिनका डिफरेंस, जिनका अंतर सबसे नजदीक है, ढूंढ लिया आपने? सर 36 और 45 है, 36 और 45 सबसे नजदीक डिफरेंस इन्हीं का है। कितना है डिफरेंस जरा बताना मुझे, डिफरेंस 9, यही मेरा HCF होगा। अरे वाह सर मजा रुको, मैंने बोला यही मेरा HCF होगा, रुको, एक कंडीशन है, एक कंडीशन है कि जो डिफरेंस है वही HCF होगा अगर, अगर इस डिफरेंस ने इन सबको डिवाइड कर दिया।
अगर इस डिफरेंस ने इन सभी संख्याओं को डिवाइड कर दिया ना, तो यही डिफरेंस मेरा एचसीएफ हो जाएगा, यही मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बन जाएगा। क्या डिवाइड किया इसने भाई, 9 चौके 36, 9 पंजे 45, 9 अट्ठे 72 और 9 धाम 90, सभी को डिवाइड कर दिया ना, तो यही मेरा एचसीएफ है। अब सवाल आएगा कि सर अगर डिवाइड नहीं किया तो? लिख, टाइप मत करो, मत करो टाइप, काट दो उसको, काट दो काट दो, मत करो टाइप। मैं बता रहा हूं उसका जवाब, बहुत सारे लोग टाइप करने लगते हैं, मत करो टाइप। कि सर आपने बोला कि अगर ये एचसीएफ होगा अगर इसने सबको डिवाइड कर दिया तो, अगर नहीं किया तो पता है फिर क्या होगा? तो फिर इसका कोई फैक्टर, ये जो 9 है ना, इसका कोई फैक्टर, इसका कोई गुणनखंड मेरा आंसर होगा। देखो आंसर तो ये डिफरेंस होगा, या फिर इसका कोई फैक्टर होगा, इसका कोई कुनबे का आंसर होगा। कुनबा होता है ना, कुनबा जानते हो? कुनबा मतलब क्या होता है? परिवार। जो डिफरेंस है या तो यही मेरा एचसीएफ होगा, या इसके कुनबे का कोई फैक्टर होगा। आंसर, आंसर तो यहीं से निकल के आएगा, या तो 9 या 9 के कुनबे का कोई व्यक्ति मेरा आंसर होगा, यानी कि इसका कोई फैक्टर मेरा आंसर होगा। बस यही करना है कि या तो दो सबसे नजदीक संख्याओं का डिफरेंस मेरा आंसर होगा, और वो आंसर कब होगा? जब वो सारी संख्याओं को डिवाइड कर देगा। अगर नहीं किया तो इसके कुनबे का कोई व्यक्ति मेरा आंसर होगा, यानी कि इसका कोई फैक्टर हम देखेंगे। भाई इसको, इसका कोई फैक्टर 3, हालांकि इसका तो फैक्टर 3 और 3 ही है, वो आंसर होगा। ठीक है। मान लो जैसे किसी संख्या का डिफरेंस 48 आ गया, दो सबसे नजदीक का डिफरेंस 48 आ गया, और 48 ने सभी संख्याओं को डिवाइड नहीं किया, तो पता है फिर मेरा फैक्टर को कैसे ढूंढते हैं? दो से अलग करो, 2 गुणा 24, तो फिर 24 डिवाइड करेगा इन सबको। अगर 24 ने भी नहीं किया तो फिर 48 को 3 से अलग करो, 3 गुणा 16, फिर 16 डिवाइड करेगा। इस तरीके से फैक्टर्स अलग अलग करते हैं, 2 से अलग करेंगे, फिर 3 से, इस तरीके से। ओके। तो ये एक ट्रिक है जो आपको क्वेश्चंस में और ज्यादा समझ में आएगी, जब मैं सवाल कराऊंगा ना एचसीएफ के, जब और ज्यादा आपको ये क्लियरिटी देगी। चलो थोड़ा सा आगे चलते हैं। भाई मान लो अगर मेरे पास कोई संख्या दी हुई है, एक सेकेंड रुकना। मान लो मेरे पास कोई संख्या दी हुई है, ये अगला कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं मैं आपको, कि मेरे पास है 36, 45, 13, इस तरीके से संख्या आ गई। यानी कि संख्याओं के बीच में एक प्राइम नंबर घुस गया, एक अभाज्य संख्या आ गई, प्राइम नंबर। तो ऐसे केस में ज्यादा सोचना ही नहीं है, एचसीएफ 1 होगा, क्योंकि यहां से कुछ कॉमन आएगा ही नहीं। आप देख लो, यहां से कुछ भी कॉमन नहीं आएगा बच्चा, कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। अगर संख्याओं के बीच में एक प्राइम नंबर घुस गया ना, तो एचसीएफ 1 हो जाएगा। ये बात याद रखना। मान लो अगर मैं तुमसे कहता हूं 12, 18, 19, 24 और 30, इतनी सारी संख्याओं का मैं एचसीएफ निकालने को कहूं, आपकी आंखें चमक गई एकदम कि अरे इनके बीच में तो एक प्राइम नंबर बैठा है, अभाज्य संख्या बैठी है, तो पूरे सबका एचसीएफ कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। कुछ करना ही नहीं है, कुछ भी नहीं करना, एचसीएफ 1 लिख देना है सीधा। इतनी बात समझ में आ गई। और एक आगे कॉन्सेप्ट करते हैं। अभी अभी जब मैं एलसीएम पढ़ा रहा था तो मैंने आपको प्राइम नंबर के बारे में बताया था। मैंने कहा था प्राइम नंबर का एलसीएम, अगर दोनों संख्याएं प्राइम हो या तीनों संख्याएं प्राइम हो, तो उनका एलसीएम उनका मल्टीपल होता है। क्या होता है? उनका एलसीएम उनका मल्टीपल होता है। अगर मैं आप यहां बात करता हूं को प्राइम की, को प्राइम यानी कि सह अभाज्य, सह अभाज्य संख्याएं, को प्राइम नंबर्स की अगर मैं बात करता हूं बच्चे, सह अभाज्य संख्याओं की मैं बात करता हूं,
तो इसका मतलब क्या होता है? को प्राइम नंबर्स का मतलब होता है कि मान लो मैंने आपसे बोला है कि 2 और 3 ये दोनों प्राइम नंबर है क्या? ये दोनों प्राइम नंबर है क्या? देखो अब मैं आपको बताता हूं को प्राइम नंबर होते क्या है। को प्राइम नंबर है कोई संख्या ए बी है और वो को प्राइम है अगर उनका एचसीएफ 1 है, यानी कि उनमें से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है तो वो संख्याएं को प्राइम है। अब वो दोनों की दोनों अभाज्य भी हो सकती हैं, प्राइम भी हो सकती हैं। जैसे मैंने कहा 5 और 7, क्या ये संख्या को प्राइम है? बिल्कुल है सर, क्योंकि इनका एचसीएफ 1 है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो इनका एचसीएफ क्या हो जाएगा? इनका एचसीएफ 1 हो जाएगा, तो ये को प्राइम हो गई। अब अगर मैं आपसे कहूं कि क्या जरा मुझे बताना 9 और 13, 9 और 13 क्या ये को प्राइम है? यस और नो में जवाब बताओ। क्या अगर मैं यहां पर लिखता हूं 9 और 13 क्या ये को प्राइम है? बताओ, सोच समझ के बताना, यस और नो। 9 एक अभाज्य संख्या नहीं है, इसीलिए मैं कह रहा हूं सोच कर बताना। छुट्टी ऑफिशियल टाइम 1.5 घंटे का है क्लास का, छुट्टी क्यों जा रहे हो? 1 घंटे में भाग जाओ भाई, जाओ जिसको जाना है। जिसको लग रहा है कि 1 घंटा काफी है पढ़ने के लिए, आप जा सकते हैं। 9 से 10 का स्लॉट इसलिए खाली रखवाया था, अगली क्लास 9 बजे शिफ्ट करवा दूं आपकी? बताओ, अगर आप 1 घंटे में मैथ खत्म करना चाह रहे हो तो 9 से 10 किसी और टीचर की क्लास लगवा दूं? 8 बजे से 9 बजे तक मैथ पढ़ोगे, ऐसे गर्दन करोगे, अगली क्लास लाइव हो जाएगी। अगर आप चाहते हो कि सर 9 बजे छोड़ दो, छुट्टी है, तो 9 बजे फिर मैं अगले टीचर की क्लास लगवा रहा हूँ अभी कॉल करके। मैंने कहा जी मेरा टाइम फ्री है, बच्चा 1 घंटा ज्यादा मुझसे पढ़ना नहीं चाह रहा, तो आप 9 बजे किसी और टीचर की क्लास लगा दो। ऐसे गर्दन करोगे तुरंत अगली क्लास लाइव हो जाएगी। हेलो बच्चों नमस्कार, फिर बैठ जाओ। मैं तो चाह रहा हूं कि यार 9:15 बजे तक, मैंने रिक्वेस्ट की है उनसे, टीम से, कि मुझे 9 से 10 का टाइम बच्चों का खाली चाहिए, मैं क्लास लूंगा 2 घंटे की। उनके अकॉर्डिंग मैं 2 घंटे क्लास लेता हूँ। मैं तो 9:20 पर 9:15 पर क्लास खत्म करके 45 मिनट का रेस्ट देता हूं तुमको। इसमें तुम्हारा प्रॉफिट है। अगर अब तुम चाहते हो कि सर टाइम हो गया 9 बजे छोड़ दो, तो कल से 9 बजे मैं किसी और टीचर की क्लास आगे शिफ्ट करवा दूंगा। ऑप्शन आपके हाथ में है जो आपको करना है। ठीक है, मैं तो 9 बजे तक क्लास ले लूंगा, मेरा सिलेबस एग्जाम से 10 दिन पहले खत्म होगा, कोई बात नहीं है, सिलेबस खत्म हो जाएगा। आप लोग ये कह ही नहीं सकते कि सिलेबस कंप्लीट नहीं कराया। 10 दिन पहले खत्म करूंगा सिलेबस। सब कुछ घूम फिर के फायदा भी आप ही का है हर चीज में, और सब कुछ घूम फिर के नुकसान भी आप ही का है। प्रॉफिट भी आपका, लॉस भी आपका। चलो, जैसे आपने कहा सर 9 और 13, सर ये को प्राइम है क्योंकि यहां से एचसीएफ नहीं, सॉरी एचसीएफ क्या, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा, तो यहां एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा 1। क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा 1। भैया को प्राइम है, बेशक ये संख्या हमारी अभाज्य नहीं है, 9 हमारा अभाज्य संख्या नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे ये 13 के साथ जुड़ेगी और एचसीएफ 1 आया, तो ये दोनों संख्या हमारी को प्राइम हो जाएंगी। ये दोनों संख्या क्या हो जाएंगी? हमारी को प्राइम हो जाएंगी। अब जैसे आपको मैं कोई रेशियो देता हूं, मैंने कहा 2, 3 और 5, ये रेशियो है 3 संख्याओं का। जरा मुझे इनका एचसीएफ बताना, एचसीएफ क्या होगा? और मुझे इनका एलसीएम भी बताना क्या होगा। सभी लोग एचसीएफ भी बताएंगे और एलसीएम भी बताएंगे। भाई अगर एचसीएफ की बात हुई तो सर ये रेशियो को प्राइम है ना, 2, 3 और 5 सह अभाज्य है ना, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा भाई यहां से, तो एचसीएफ तो 1 हो जाएगा, सीधा सीधा आप कह दो। कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो एचसीएफ तो 1 हो गया सर। लेकिन बात अगर एलसीएम की आएगी, तो आपको यह देखना है कि भैया 2, 3, जब भी 3 संख्याओं का रेशियो बनेगा उसमें आपने स्पेशल ध्यान रखना है। इस तरीके से आपने एलसीएम लेना है। 1, 3 और 5, 1, 1 और 5, और फिर 5 से 1, 1 और 1। एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 5।
5 तिया 15 दूनी 30, इस तरीके से। तीन संख्याओं का रेशियो जब भी बनेगा तो एलसीएम इस तरीके से लेना है। दो में तो हम डिसाइड कर लेते हैं, दो में तो हम डिसाइड कर लेते हैं एलसीएम क्या होगा, लेकिन तीन संख्याओं के केस में ध्यान रखना है आपने। तीन संख्याओं के केस में इस तरीके से, जैसे मैं आपको दे दूं 2, 3 और 4। अब यहां आप मुझे बताओ एचसीएफ क्या होगा और एलसीएम क्या होगा। एचसीएफ और एलसीएम दोनों बताना है आपने। बताओ व्हाट इज द एचसीएफ एंड व्हाट विल बी द एलसीएम। देखो जब मैं एचसीएफ निकालने जाऊंगा तो कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है भाई, 2, 3, 4 से तीनों से संख्या कॉमन मिलनी चाहिए। तो एचसीएफ तो हमारा 1 हो गया। कितना हो गया बच्चे? एचसीएफ तो हमारा 1 हो गया। लेकिन जब मैं एलसीएम निकालने जाऊंगा तो इनको 2 गुणा 3 गुणा 4 मत करना, आप ये गलती कर दोगे। आप ऐसे नहीं करना है। तीन संख्याओं के रेशियो में एलसीएम ऐसे नहीं निकालना है, आपको इस तरीके से निकालना है। कैसे आएगा? दो एकम दो, तीन को ऐसे रहने दो, 2 दूनी 4, फिर 2 से आ जाओ 2, 1, 3 और 1, और अब 3 से आ जाओ 1, 1 और 1। तो क्या हो गया? 2 दूनी 4, 4 तिया 12। एलसीएम कितना हो गया? 12। लेकिन अगर आप तीनों संख्या की मल्टीप्लाई करते तो क्या मिलता आपको? 24, जो कि गलत हो जाता। तो जब भी तीनों संख्याओं का रेशियो रहेगा तो एलसीएम आपको इस तरीके से निकालना है। ये आएगा सवाल, और इस सवाल ने एग्जाम में फंसाया भी है बच्चों को। ये सवाल का जवाब बताओ जल्दी से, मुझे आंसर बताएंगे क्या होगा। एमटीएस 2023 का पूछा गया सवाल है। सवाल है, दो अभाज्य संख्या x और y का एचसीएफ हमेशा 1 होता है, ऑलवेज 1। अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? 1। एलसीएम क्या होगा? उनका गुणनफल, मल्टीप्लीकेशन। आगे बढ़े, ये सवाल पे आएंगे जरा। एसएससी जीडी 2021 का पूछा गया सवाल है। सवाल कह रहा है 108 और 198 का एचसीएफ क्या होगा? 108 एंड 198। तरीका बताया है मैंने आपको। तरीका क्या बताया? तरीके से पहले चलो एक बार ऑप्शन को देख लो। देखो एलसीएम के केस में मैंने आपको क्या बताया था कि जो मेरी ये संख्या है ये ऑप्शन से कटनी चाहिए एलसीएम के केस में। लेकिन एचसीएफ के केस में उल्टा। उल्टा, जो भी मेरा ऑप्शन इन दोनों संख्या को डिवाइड करेगा वही एचसीएफ होगा। ऑप्शन से अगर आप जाना चाह रहे हो तो जो भी मेरा ऑप्शन इन दोनों संख्या को डिवाइड करेगा वही मेरा आंसर होगा, और वो बड़ी संख्या होनी चाहिए। बड़ी संख्या से ऑप्शन भी आपने सबसे बड़ी संख्या से शुरू करना है, क्योंकि हमें हाईएस्ट संख्या चाहिए। सबसे बड़ी संख्या 98। क्या 98 108 को डिवाइड करेगा? क्या 98 के पहाड़े में, 98 के टेबल में 108 आता है? नहीं सर। 98 से छोटी संख्या 34 आ जाओ। क्या 34 कभी 108 को डिवाइड करेगा? नहीं। 34 दूनी 68, 34 तिया 102, 108 को डिवाइड नहीं करेगा, हटा दो। अब 18 पे आ जाओ। क्या 18 हमारा 108 को डिवाइड करेगा? 18 छिक्के 108। क्या 198 को डिवाइड करेगा? 18 कम 18, 18 कम 18, यस सर। 12 आंसर नहीं होगा, मैंने कहा सबसे बड़ी संख्या से शुरू करना है। बेशक 12 ने भी इन दोनों को डिवाइड कर दिया, बेशक कर दिया हो, हालांकि किया नहीं है, लेकिन बेशक कर दे, लेकिन हमें उससे बड़ी संख्या चाहिए अगर है तो, क्योंकि हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेना है। तो ये तो हो गया ऑप्शन एलिमिनेशन। ऑप्शन से कर सकते हैं आप। ऑप्शन से नहीं कर सकते हैं तो फिर आप इस तरीके से जाओ, 108 और 198। भाई दो से चले जाएं, क्या दो कॉमन आ रहा है? क्या दो पंजे 10, दो चौके 8, दो नाम 18, दो नाम 18।
क्या अब कुछ कॉमन आ रहा है? देखो 9 मुझे कॉमन दिख रहा है, 9 6 54, 11 नाम 99। क्या अब कुछ कॉमन आ रहा है? नहीं। तो जो भी मेरा HCF है इन दोनों संख्याओं का मल्टीपल ही होगा। 2 × 9 दैट इज 18। और तीसरा तरीका क्या है, जरा वो भी देख लो। तीसरा तरीका है, आप यहां दोनों संख्या को लिखो, 108 और 198। आप इन दोनों का डिफरेंस ले लो। डिफरेंस, अंतर। डिफरेंस क्या है बच्चे? इनका डिफरेंस है 90। अब मैंने आपसे बोला कि या तो डिफरेंस मेरा आंसर होगा, और अगर डिफरेंस आंसर है तो भैया वो इन दोनों को डिवाइड करेगा, जो कि किया ही नहीं। भाई 90 108 को कहां काट रहा है? नहीं। फिर मैंने एक बात और कही थी कि अगर डिफरेंस आंसर नहीं है तो भैया जो डिफरेंस है ना, उसके कुनबे का, उसके घर का ही कोई व्यक्ति मेरा आंसर होगा। कुनबे का या फिर घर का मतलब क्या है कि इसका कोई फैक्टर, इसका कोई गुणनखंड। तो आप मुझे बताओ कौन सी संख्या 90 का फैक्टर है? क्या 12 90 का फैक्टर है? नहीं। क्या 98 90 का फैक्टर है? नहीं। क्या 34 90 का फैक्टर है? नहीं। 18 पंजे 90 है ना भैया, 5 × 18, 18 एक फैक्टर है 90 का, यही मेरा आंसर होगा। ये तरीका मैंने बता दिया कि अगर डिफरेंस ने दोनों संख्या को डिवाइड नहीं किया तो डिफरेंस का कोई फैक्टर, उसके घर का कोई व्यक्ति मेरा आंसर होगा। तो डिफरेंस केवल 18 पंजे 90, हमें 18 ही मिला है, यही मेरा आंसर होगा। ठीक है भाई, आगे चलें। ये टाइप तो खत्म कर लें, 2 3 सवाल और हैं इसमें। बताओ। सवाल कह रहा है 222, 642 और 1062 का HCF। ऑप्शन से एलिमिनेट करके देखो, कर सकते हो। मैंने कहा जिस ऑप्शन ने इन तीनों संख्याओं को डिवाइड कर दिया वही मेरा आंसर है। मजा आ जाएगा क्योंकि छोटी छोटी संख्या है, आप तुरंत आंसर निकालोगे। जिस भी ऑप्शन ने इन तीनों संख्या को डिवाइड कर दिया वही मेरा आंसर है। और आपने सबसे बड़ी संख्या से बात करनी है सबसे पहले। सबसे बड़ी कौन है? 8। देखेंगे जरा, 8 दूनी 16, 4 2 6 62। 8 ने तो इसको डिवाइड नहीं किया, हटाओ। 8 से छोटी संख्या पे आ जाओ, 6 से डिवाइड करेंगे, 6 तिया 18, 4 6 सत्ते 42 कर देगा। 6 एकम 6, 6 सत्ते 42 कर देगा। 6 एकम 6, 4 6 सत्ते 42, 4 6 सत्ते 42 इसको भी कर देगा। HCF 6 हो जाएगा। सिंपल। मैं कह रहा हूं HCF के केस में तो टेंशन लेना ही नहीं है, बहुत सारे तरीके हैं, बहुत सारे। ठीक है, चलो। बाकी आप अब दोनों मेथड खुद लगा लेना, डिफरेंस देख लेना, ये वाला तरीका लगा लेना, आप देख लेना खुद, है ना। आप ये वाला तरीका भी लगा लो, 222, 642 और 1062। भाई दो से जाएं क्या? दो से जाएंगे, एक एक एक, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 2 तिया 6, 2 एकम 2। अब दो से जाएं क्या? 3 से चले जाएं क्या? 3 से जाएंगे, 3 तिया 9, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 सत्ते 21। अब कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो यही मेरा HCF हो जाएगा, दैट इज 6। चलो, ये सवाल अब आप करना खुद से, मैं होमवर्क दे के जा रहा हूं आपको। बाकी चीजें हम कल आगे बढ़ाएंगे। और बढ़िया रही आज की क्लास। जो लोग आज की क्लास करेंगे कल की क्लास उन्हीं को ही समझ में आएगी। जो लोग डायरेक्ट कल की क्लास में मिलेंगे वो चिल्लाएंगे क्या पढ़ रहे हैं, क्या करवा रहे हो। ऐसे तो लोग चिल्लाते रहेंगे, है ना। पीछे से स्टार्ट, हमेशा कोई भी चैप्टर आप पढ़ रहे हो बीच में से जुड़ोगे हमेशा परेशान रहोगे। एटलीस्ट उस चैप्टर की पहली क्लास से जुड़ो, अगर आप ऊपर से नहीं आना चाहते हो तो। ठीक है, बाकी मिलते हैं बच्चे कल के सेशन में। थैंक यू, बाय बाय, जय हिंद।